बच्चों, आज के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे आधुनिक काल। पिछले वीडियो के अंतर्गत हमने आधुनिक काल का आरंभ, समय सीमा और उसकी प्रमुख बातें, जो भी प्रमुख विचारधाराएं थी, उनके बारे में जाना। उसके बाद आधुनिक काल का जो पहला पड़ाव है, रीतिकाल के बाद और भारतेंदु युग से पहले, वो भारतेंदु पूर्व साहित्य कहा गया, क्योंकि उस समय का साहित्य ना तो पूरी तरह से उसका नामकरण हुआ, और अगर हम 1843 से रीतिकाल की समय सीमा का समापन मानते हैं तो हमें आधुनिक काल 1843 से ही बताना होगा। अब प्रश्न ये उठता है कि भारतेंदु युग हम 1868 से बता रहे हैं और आदिकाल 1843 से आरंभ, तो 43 से लेकर 68 तक का समय, बीच के समय को क्या कहा जाए, ये प्रश्न। इस प्रश्न के उत्तर स्वरूप इस साहित्य को भारतेंदु पूर्व साहित्य का नाम दिया गया। उस युग में भाषा में खड़ी बोली का पदार्पण हो चुका था और खड़ी बोली का प्रचार प्रसार करने के लिए, हिंदी भाषा के उत्थान के लिए 4 प्रमुख उन्नायक आ चुके थे। इंशा अल्लाह खां, सदल मिश्र, लल्लू लाल, और इसी प्रकार से जो भी रचनाएं उस काल में लिखी गईं, वो ब्रज भाषा और राजस्थानी से भाषा से बच नहीं सकी। उसमें ब्रज भाषा और राजस्थानी भाषा का प्रभाव दिखाई देता है। इसके बाद 1868 का समय, जिसे भारतेंदु युग के नाम से जाना गया, 1868 से 1900 तक का समय भारतेंदु युग नाम इसे दिया गया। इस युग में गद्य की बात करें तो ये हिंदी गद्य के जनक कहे जा सकते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी गद्य के जनक कहे जा सकते हैं। सन 1850 ईस्वी में इनका जन्म हुआ और 1885 ईस्वी में मृत्यु हो गई। इस अल्पकाल में ही, इतने छोटे से समय में ही, माँ सरस्वती के इस साधक ने इस साहित्य के भंडार में अभूतपूर्व वृद्धि की। इतने कम अवस्था में इन्होंने लगभग 17 नाटकों की रचना की, उनमें से कुछ मौलिक, कुछ अनुदित, इतिहास ग्रंथ लिखे, काव्य रचनाएं लिखी और उनके और निबंध कई सारे। तो इतनी कम आयु में इस साहित्यकार ने अक्षय साहित्य की रचना की, साहित्य का भंडार रचा, जिस कारण से ही इस युग को भारतेंदु युग का नाम देना पूर्णतः उचित है। अब भारतेंदु जी की भाषा, अगर हम गद्य की बात करें, इसमें गद्य की बात कर रहे हैं अभी, विस्तार से हम गद्य को पढ़ेंगे बाद में। हिंदी गद्य के जनक कहे जा सकते हैं। उनकी भाषा में जो इनसे पहले थे, सदा सुखलाल और लल्लू लाल, जो 4 नायक थे, इंशा अल्लाह खां, सदा सुखलाल, सदल मिश्र और लल्लू लाल। तो सदा सुखलाल की भाषा, भले वो खड़ी बोली के उन्नायक थे, पर उनकी भाषा में पंडिताऊपन मिलता है, और लल्लू लाल की भाषा में ब्रज भाषा की अधिकता मिलती है। सदल मिश्र की भाषा में पूर्वीपन मिलता है, और शिव प्रसाद सितारे हिंद की भाषा में उर्दू का प्रभाव दिखाई देता है। परंतु भारतेंदु जी ने भाषा को संस्कारित किया, सभी दोषों से यथासंभव अपनी भाषा को मुक्त रखा। जितने भी दोष ये सारे थे कि एक भाषा में इतनी सारी भाषाओं का समन्वय जब हो जाता है तो वो एक भाषा एक नहीं रह जाती, फिर वो मिश्रित हो जाती है। तो उन्होंने इस मिश्रण से भाषा को दूर रखा और काव्य में ब्रज भाषा का ही प्रयोग किया। ब्रज भाषा को सुसंस्कृत करके साहित्यिक रूप देकर कविताओं की रचना की। भारतेंदु जी का सबसे बड़ा योगदान ये है कि उन्होंने हिंदी साहित्य को एक नया मार्ग दिखाया, गद्य विधाओं का आरंभ किया। ना जाने कितनी गद्य विधाओं को उन्होंने जन्म दिया। देश हित, समाज हित, दोनों की भावनाओं का समावेश करके भारतेंदु जी ने साहित्यिक रचनाएं की।
और यही कारण है कि इनके जन्म के कुछ विद्वानों ने 1850 में इनका जन्म हुआ, उसी समय से भारतेंदु युग का आरंभ माना। फिर 1857 में स्वतंत्रता संग्राम की पहली क्रांति हुई और उस पहले स्वतंत्रता संग्राम से, क्योंकि भारतेंदु युग की विशेषताओं में ये भी आता है, देश प्रेम की भावना, प्रवृत्तियाँ हैं इस भारतेंदु युग की। और उसी समय 7 वर्ष की अवस्था में भारतेंदु जी ने एक दोहा रच दिया था। 7 वर्ष की अवस्था बहुत कम होती है, परंतु होनहार बिरवान के होत चीकने पात, इस उक्ति को इन्होंने चरितार्थ किया। 7 वर्ष की अवस्था में ही एक दोहा रचकर अपने पिता को दिखाया। तो कुछ विद्वानों ने 1857 से भारतेंदु युग का आरंभ माना, पर हम कहेंगे कि पूरी तरह से जो इतिहासकारों ने माना है, रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है, 1868 सन 1868 में इन्होंने औपचारिक रूप से कह सकते हैं कविवचन सुधा पत्रिका का संपादन किया। और तभी से जब इनका साहित्यिक पदार्पण हुआ, साहित्य में आना हुआ, तभी से भारतेंदु युग का आरंभ माना जाना चाहिए। हिंदी गद्य का जो ठीक परिष्कृत रूप है वो हरिचंद चंद्रिका में प्रकट हुआ। हरिचंद चंद्रिका का प्रकाशन 1873 में हरिश्चंद्र मैगजीन के नाम से हुआ था। बाद में 8 अंकों के बाद उस पत्रिका का नाम बदलकर हरिश्चंद्र चंद्रिका कर दिया था। इसके बाद 1874 में इन्होंने बाला बोधिनी नाम की एक पत्रिका निकाली। कुल मिलाकर इन्होंने 3 पत्रिकाओं का संपादन किया, सबसे पहले 1868 में। तभी से भारतेंदु युग का आरंभ माना जाता है। तो ये हमने आपको भारतेंदु युग की समय सीमा के बारे में बताया। अब इसका नामकरण, रामचंद्र शुक्ल जी ने भारतेंदु युग को गद्य काल की संज्ञा दी, क्योंकि गद्य उसी समय आरंभ हुआ। उससे पहले ब्रजभाषा गद्य था, पर साहित्यिक रूप से उसको हम नहीं कह सकते हैं। खड़ी बोली गद्य आरंभ किया 1868 में जब भारतेंदु जी आए, और उसी के साथ ही साथ इन्होंने गद्य विधाओं को जन्म दिया। भारतेंदु जी ने इस काल को गद्य काल कहा। डॉक्टर नगेंद्र जो हिंदी साहित्य के जाने माने इतिहासकार हैं, लेखक हैं, विद्वान, उन्होंने इसे पुनर्जागरण काल कहा। क्यों पुनर्जागरण काल कहा? कि जैसे आदिकाल के बाद भक्ति काल में कवियों ने समाज को जगाने का कार्य किया था, समाज को प्रेरित करने का कार्य किया था, रीतिकाल आते आते फिर से समाज जो एक विलासिता में डूब गया था, राजाओं का समूह, क्योंकि उस समय राजवंश थे, तो राजा विलासिता में डूब गए थे, उन्हें फिर से जगाने का काम किया। अगर ऐसा ना हुआ होता तो हमारे देश में अंग्रेज़ी हुकूमत ना हुई होती। उनकी लापरवाही के कारण, उनकी आलस के कारण हमारा देश फिर से गुलाम हो गया था। आपस में राजा लड़ने झगड़ने लगे थे, आपस में स्वार्थ में डूबे रहते थे। तो इसीलिए भारतेंदु युग में कवियों ने फिर से जनता को जगाने का कार्य किया, तो इसे पुनर्जागरण काल नाम दिया गया। तो ये नामकरण और समय सीमा के बारे में हमने जाना कि भारतेंदु युग की समय सीमा, इसका नामकरण क्यों है और इसका नाम भारतेंदु युग क्यों है, विभिन्न विद्वानों ने क्या इसे नाम दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं भारतेंदु युग की प्रवृत्तियों की ओर। भारतेंदु युग की प्रवृत्तियाँ क्या हैं? ये सबसे पहले है राष्ट्रीय चेतना। राष्ट्रीय चेतना, राष्ट्रीयता, सामाजिक चेतना, दूसरी है सामाजिक चेतना, तीसरी समस्या पूर्ति, चौथी काव्यानुवाद और पांचवी है प्रकृति चित्रण, छठवीं है भक्ति एवं श्रृंगारिकता। तो ये प्रमुख बिंदु हैं जिन बिंदुओं की हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले राष्ट्रीयता। आपको पहले ही बताया कि देश गुलामी में जकड़ा हुआ था और जिसे लेकर कवियों के मन में एक ऐसा भाव आया कि जगाने का कार्य किया जाए कविता के माध्यम से। तो भारतेंदु मंडल की स्थापना की गई, उसकी हम चर्चा आगे करते हैं। अभी भारतेंदु मंडल के कवियों ने विभिन्न कविताओं के माध्यम से, अपनी रचनाओं के माध्यम से
समाज को जगाया, जागृत किया। भारतेंदु जी ने स्वयं अपने नाटकों के द्वारा, अपने कविताओं के द्वारा और इन्हीं के सहयोगी रहे प्रताप नारायण मिश्र ने विभिन्न कविताओं के माध्यम से ये संदेश दिया कि अब हमें एकजुट होकर लड़ना होगा, हमें अपने देश की रक्षा करनी होगी, देश हित में कार्य करने होंगे, देश के हित के लिए सोचना होगा। ये राष्ट्रीयता की भावना थी। भारतीय इतिहास के गौरवशाली पन्नों की स्मृति तो अनेक बार दिलाई गई। कवियों ने हमेशा क्या किया है कि जब भी समाज पतन की ओर जाने लगता है, जब भी समाज में एक कहते हैं कि जड़ता आने लगती है, तब कवि का एक कर्तव्य है कि वो समाज को जागृत करे, उन्हें आभास कराए कि समाज को क्या करना है अपनी कविताओं के माध्यम से। तो भारतेंदु युग के कवियों ने भी यही किया कि अनेक बार याद दिलाया, लेकिन राष्ट्रीय भावना यहाँ तक सीमित नहीं रही। अंग्रेज़ों की विचारधारा और उनकी देशभक्तिपूर्ण कविताओं से भी उन्होंने प्रेरणा ली, जिसका फल ये हुआ कि क्षेत्रीयता से ऊपर उठकर वे संपूर्ण राष्ट्र की नब्ज को टटोलने लगे। मतलब जो पहले रीतिकाल में क्षेत्रीयता, राजा सिर्फ अपने राज्य के बारे में, अब भारतेंदु युग में क्या हुआ कि वो सोच हटकर अब हम सब एक हैं, ये भावना आ गई कि हम पूरा विश्व, पूरा राष्ट्र हमारा एक है। इसी को लेकर राधाचरण गोस्वामी जो भारतेंदु युग के कवि थे, उन्होंने कविता हमारो उत्तम भारत देश कविता लिखी, और बद्री नारायण चौधरी ने धन्य भूमि भारत सब रत्नन की उपजावनी। ये पंक्तियाँ, जो काव्य पंक्तियाँ हैं इस तरह की, इन्होंने ये प्रकट किया देश के उत्थान पतन के लिए जो भी परिस्थितियाँ उत्तरदायी थीं उन पर प्रकाश डाला गया, और कवियों ने जनमानस में राष्ट्रीय भावना के बीज बोने का महत्वपूर्ण कार्य किया। बाद में द्विवेदी युग में ये भावना प्रबल हो गई थी और अधिक मजबूत हो गई थी। भारतेंदु युग में इस राष्ट्रीयता के बीज को बोने का कार्य किया गया। तो राष्ट्रीयता जो विशेषता है आपको समझ में आ गई होगी। अगली है सामाजिक चेतना। सामाजिक चेतना हम कह सकते हैं कि भारतेंदु युग की ये मुख्य विशेषता रही है। कवियों ने सामाजिक जीवन की उपेक्षा नहीं की। जनता की समस्याओं, सामाजिक चेतना का मतलब जो जनता में उस समय समस्याएं थीं, क्योंकि अशिक्षा और बेरोज़गारी, गरीबी, ये सारे समस्याएं उस समय किसी से छिपी नहीं थी। तो इन समस्याओं का निरूपण किया उन्होंने, सामने लाया, और पहली बार व्यापक रूप से इस पर ध्यान दिया गया। इससे पहले क्या था, रीतिकाल के राजाओं और सामंतों के आश्रय में जो दरबारी कवि थे, उन्होंने सामाजिक परिवेश की ओर ध्यान नहीं दिया था, ना के बराबर। क्यों? क्योंकि वो चाटुकारिता में, चापलूसी में लगे रहते थे राजाओं की। समाज की ओर ध्यान ही नहीं था उनका। केवल राजाओं की सहानुभूति पाने के लिए वो कविताएं लिखते थे। कवि धर्म भूल चुके थे। तो भारतेंदु युग में इस कार्य को फिर से किया गया। समाज में चेतना लाने का कार्य किया गया। कवियों ने एक ओर तो मध्यम वर्गीय सामाजिक परिस्थितियों का चित्रण किया, और दूसरी ओर जो रूढ़ियाँ थीं, जैसे प्रताप नारायण मिश्र ने विधवा विवाह के लिए कि कौन करे जो नहीं कसकत विपत देख बाल विधवन की, कि जो बाल विवाह किए जाते थे, विधवा विवाह पर रोक लगी हुई थी, इन सारी समस्याओं को सामने लाया, इनको प्रकाश में लाकर इन्हें सुधारने का संदेश दिया कविताओं के माध्यम से। अगली विशेषता है, इसी युग में हम कह सकते हैं कि आर्य समाज, ब्रह्म समाज आदि के द्वारा ये जो तमाम समाज सुधारक संस्थाएं हुई हैं, इन्होंने इन सभी समस्याओं को, जो सामाजिक समस्याएं थीं, रूढ़ियाँ थीं, इन्हें दूर करने का कार्य किया। छुआछूत, भारत दुर्दशा नाटक में इन्होंने कहा भी है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने, बहुत हमने फैलाए धर्म बढ़ाया छुआछूत का कर्म, कि हमने बहुत अपने धर्मों को तो बहुत बढ़ा लिया, लेकिन क्या फैलाया? छुआछूत, आपस में ऊंच नीच का भेदभाव फैला दिया था। इसी प्रकार से अन्य कवियों ने भी इस चेतना को जगाने का कार्य किया। तीसरी विशेषता, जो महत्वपूर्ण विशेषता, समस्या पूर्ति। समस्या पूर्ति क्या होती है? सबसे पहले तो ये जानना आवश्यक है आपके लिए, क्योंकि आप समस्या से तात्पर्य केवल आप जिसे हम कह सकते हैं कि प्रॉब्लम्स, वो नहीं है।
समस्या पूर्ति भारतेंदु युग की एक कह सकते हैं कि काव्य कौशल था, एक काव्य शैली थी एक प्रकार की। ये कवियों की प्रतिभा और रचना कौशल को परखने के लिए कवि गोष्ठियाँ, जो कवि सम्मेलन होते थे, कवि समूह होते थे, कवि समाज जो बैठकर आपस में बातचीत करते थे, उनमें समस्या पूर्ति कराई जाती थी। इसके लिए तमाम संस्थाएं बनी हुई थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कविता वर्धनी सभा, काशी में कविता वर्धनी सभा की स्थापना की थी। कानपुर में रसिक समाज की स्थापना की गई थी। निज़ामाबाद द्वारा आजमगढ़ में कवि समाज बनाया गया था। तो ये सभी कवि समाज क्या करते थे, प्रतियोगिता के रूप में, जैसे आजकल प्रतियोगिताएं होती हैं, वैसे उस समय प्रतियोगिता के रूप में किसी कवि को कोई एक पंक्ति दी जाती थी और उस पंक्ति को लेकर वो पूरा पद किसी एक छंद की रचना करता था, चाहे वो छंद रोला में हो, सोरठा में हो, सवैया हो। तो इस प्रकार जब वो पूरा पद बन जाता था तो कहा जाता था कि वो समस्या पूर्ति हो गई। ठीक है, जैसे अंताक्षरी खेलते हैं, इसी प्रकार से एक पंक्ति कोई दी गई, उस पंक्ति को अब हम क्या करते हैं कि हम दूसरों की लिखी हुई कविताओं या गीतों को गाते हैं, परंतु वो खुद रचना करते थे, कवि थे। काव्यानुवाद अगली है पंक्ति, इसकी जो विशेषता है वो काव्यानुवाद। काव्य ग्रंथों का, विभिन्न भाषाओं के काव्य ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद किया गया। बंगला भाषाओं से, संस्कृत भाषा से, अंग्रेजी भाषा से, अनेक भाषाओं से अनुवाद किए गए। तो ये भी एक इस युग की विशेषता रही। प्रकृति चित्रण, प्रकृति चित्रण सुंदर प्राकृतिक वातावरण का स्वच्छंद वर्णन, किसी दबाव में आकर नहीं, स्वच्छंद वर्णन भारतेंदु युग की कविता की एक प्रमुख विशेषता है। किंतु अधिकतर कवियों ने इस परंपरा का केवल निर्वाह ही किया है। केवल जो परंपरा थी, केवल उसका एक कह सकते हैं कि फॉर्मेलिटी तौर पर एक केवल उसका निर्वाह किया है। भारतेंदु जी ने वसंत होली, अंबिका दत्त व्यास जी ने पावक पचासा, इस प्रकार के इन रचनाओं में प्रकृति चित्रण किया है। अगली विशेषता है भक्ति एवं श्रृंगारिकता। भक्ति इसलिए भारतेंदु युग में कहा गया कि भारतेंदु युग में परंपरागत धार्मिकता और भक्ति भावना की अपेक्षा, भक्ति भावना को अपेक्षाकृत गौड़ स्थान, मुख्य स्थान नहीं दिया भक्ति भावना को, क्योंकि मुख्य स्थान कहाँ मिला, केवल भक्ति काल में। पर भारतेंदु जी खुद वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित थे। वल्लभ संप्रदाय मतलब जो वल्लभाचार्य का, और कृष्ण भक्त थे। तो इनकी रचनाओं में ये रूप देखने को मिल जाता है। और इस युग में निर्गुण भक्ति की कोई मुख्य दिशा नहीं रही है। कुछ कवियों ने जरूर संसार की नश्वरता, माया मोह की व्यर्थता, विषय साधना की निंदा पर उपदेश देने के ढंग से लिखा है, पर उसे प्रमुखता में नहीं लिया है। श्रृंगारिकता, भारतेंदु जी और उनके जो समकालीन कवि थे, जो भारतेंदु मंडल के कवि और उस युग के जितने भी समकालीन मतलब भारतेंदु युग के जितने भी कवि थे, सभी ने कवियों ने रस को काव्य की आत्मा मानकर अपनी रचनाओं में विभिन्न प्रकार के रसों की अनुभूति का वर्णन किया है। विभिन्न रसों का वर्णन, जिसमें श्रृंगार रस प्रमुख है। श्रृंगारिकता इस युग की विशेषता है, तो श्रृंगार रस प्रमुख है। प्रताप नारायण मिश्र आदि ने, तमाम और भी कवि हैं, राधा कृष्णदास, इसी प्रकार से अन्य कवियों ने भी भक्ति और श्रृंगारिकता को लेकर रचनाएं लिखी हैं। भारतेंदु युग में फिर से कह सकते हैं कि सांस्कृतिक पुनरुत्थान की जो लहर आई, उसके फलस्वरूप प्रताप नारायण मिश्र, राधा कृष्ण आदि ने श्रृंगारिक मनोदशाओं को अपने काव्य का विषय नहीं बनाया। मतलब जो मानव मन की जो दशा, जो रीतिकाल का, यहाँ पर इस तरह हम समझ सकते हैं कि जो रीतिकाल में श्रृंगार था, उस श्रृंगार को यहाँ पर विषय नहीं बनाया अपना। रीतिकाल में क्या था, केवल खुश करने के लिए श्रृंगार को विषय बनाया जाता था, परंतु यहाँ पर भक्ति भावना से, या फिर क्योंकि भक्ति मानव जीवन के लिए कहीं ना कहीं आवश्यक है, भले पूरा दिन ना सही, पर कुछ समय के लिए मानव मन ईश्वर की शरण में जाना चाहिए। अगली और कुछ विशेषताएं हैं जो यहाँ पर नहीं दी गई हैं, उनको संक्षेप में हम ऐसे ही जान लेते हैं
कि हास्य व्यंग्य इस युग की विशेषता रही है। भारतेंदु जी ने स्वयं अनेक नाटकों में व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया है, व्यंग्य लिखा है, पैरोडी, स्यापा, इस प्रकार की इनकी एक खुद रचना है बंदर सभा, जो उर्दू नाटक इंदर सभा के रूपांतर है। और अनेक प्रकार इसी प्रकार की रचनाएं जिनमें प्रताप नारायण मिश्र जी की दांत, भौं, सभी रचनाएं क्या हैं, ये व्यंग्यात्मक हैं। तो ये सारी भारतेंदु युग की विशेषताएं थी जो आपके पाठ्यक्रम के लिए उपयुक्त हैं और काफ़ी हैं, इतनी पर्याप्त हैं। कक्षा 11-12 के पाठ्यक्रम में इससे अधिक विशेषताएं नहीं पूछी जाएंगी। बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं, इनमें से कोई विशेषता दी गई होगी कि भारतेंदु युग की प्रवृत्तियां इनमें से हैं या नहीं हैं, तो आपको इन्हीं में से बताना होगा। और समझाने के लिए कि ये हैं क्या, ये मैंने आपको पूरा समझा दिया है। भारतेंदु युग में बहुत सारे कवि थे, परंतु ये प्रमुख हैं जो भारतेंदु जी के साथ सहयोगी के रूप में कार्य करते थे। उन्हीं के समान रचनाएं, या फिर जो कह सकते हैं कि अनेक कवि सम्मेलनों में ये साथ साथ होते थे। प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट, राधाचरण गोस्वामी, ठाकुर जगमोहन सिंह, लाला श्रीनिवास दास, अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्ण दास, कार्तिक प्रसाद खत्री। इनमें से जो राधा कृष्ण दास हैं ये भारतेंदु जी के भाई थे, बुआ के बेटे। तो ये इसलिए यहाँ पर नाम बताए जा रहे हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि भारतेंदु युग के कवियों के नाम, तो इनमें से आप बता देंगे। भारतेंदु मंडल के कवियों के नाम तो आप बता देंगे। और इनमें से अधिकतर कवियों ने गद्य और काव्य दोनों लिखा है। तो ये सारे नाम यहाँ पर दिए गए हैं, इन्हें आप लिख लीजिए और समझ लीजिए। तो आशा है कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अब अगले वीडियो में हम द्विवेदी युग की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।